ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्धनता एक चुनौती। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निर्धनता क्या है, पॉवर्टी क्या है। तो पॉवर्टी का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। असमर्थ का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा को भी पूरा करने में असमर्थ है, वैसी स्थिति को हम क्या करते हैं? निर्धनता। अब प्रश्न उठता है कि निर्धन कौन है? तो निर्धन कौन है? गांव के भूमिहीन श्रमिक जो है निर्धन है। वैसे व्यक्ति जिसके पास भूमि नहीं है वो निर्धन है। उसी तरह से शहरों के भीड़ भरी बस्तियों में रहने वाले लोग, वैसे लोग जो शहर के भीड़ भरी बस्तियों में रहते हैं वे लोग निर्धन है। उसी तरह से आपका है निर्माण स्थलों में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले लोग, वैसे लोग जो निर्माण स्थल पर क्या होता है दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है वहां पर दैनिक काम बंद, इनका इनकम बंद, ये लोग निर्धन है। उसी तरह से ढाबों में काम करने वाले मजदूर, वैसे मजदूर जो ढाबों में काम करते हैं वे क्या है? निर्धन है। अब प्रश्न उठता है कि इस निर्धनता का कारण क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज भी हमारे देश में निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। अर्थात जिस अनुपात में हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में रोजगार के साधन नहीं बढ़ रहे। तो रोजगार के जब साधन नहीं बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगा तो गरीबी आएगा ही। उसी तरह से आपका है भूमिहीनता। बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास भूमिहीनता है, भूमि है ही नहीं, जीरो। वे दूसरे की भूमि पर काम करते हैं, केवल काम निकालने भर काम करते हैं, दिल से काम नहीं अटैच होते हैं, उनका उनसे भूमि से लगाव नहीं होता है। इसलिए ये भूमिहीनता भी गरीबी का कारण है। नेक्स्ट है बेरोजगारी। आज भी हमारे देश में बहुत तरह की बेरोजगारी है, चाहे वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो, छिपी हुई बेरोजगारी हो, मौसमी बेरोजगारी हो, शहरी बेरोजगारी हो, तकनीकी बेरोजगारी हो, शिक्षित बेरोजगारी हो, संरचनात्मक बेरोजगारी हो, घर्षणात्मक बेरोजगारी, बहुत तरह की बेरोजगारी। तो बेरोजगारी जिस देश में रहेगा वहां लोगों को काम नहीं मिलेगा। जब काम नहीं मिलेगा तो इनकम कहां से आएगा? जब इनकम नहीं आएगा खर्च बढ़ेंगे ही, एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे ही, तो ऐसी स्थिति में गरीबी आएगा। और हमारे देश में आय एवं धन का असमान वितरण है। आय एवं धन का असमान वितरण है। आज करोड़पति करोड़पति अरबपति खरबपति होते जा रहे हैं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या है? खाकपति है, उसके पास कुछ नहीं है। और दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमारे देश में आय एवं धन का असमान वितरण है। इसी को हम क्षेत्रीय संतुलन भी कहते हैं। और इसका रूपरेखा है कि क्योंकि ब्रिटिश काल में कुछ जगहों का विकास हुआ, बाकी विकास से क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। जैसे मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, मद्रास जो भी है इनका विकास हुआ और वहाँ का आज भी विकास है। और बाकी सुदूर इलाके हमारा रोड, सड़क, बिजली, पानी, यात्रा, संचार से कटअप होते गया, जिससे वहां पर क्या है? गरीबी है। तो आय एवं धन का असमान वितरण है और इसका इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल के परिणाम से पड़ा। उसी तरह से हम लोग करेंगे परिवार का आकार। आज भी हमारे देश में दो तरह के परिवार होते हैं, एक को कहते हैं संयुक्त परिवार और दूसरे को कहते हैं व्यक्तिगत परिवार। तो संयुक्त परिवार में माता पिता के अतिरिक्त चाचा चाची, दादा दादी और उनके बाल बच्चे होते हैं, उनके हम संयुक्त परिवार करते हैं। और व्यक्तिगत परिवार जब पति पत्नी के अतिरिक्त उनके ही बच्चे होते हैं तो उसको हम व्यक्तिगत परिवार कहते हैं। तो आज हमारे देश में इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ परिवार का साइज बड़ा होता है। तो संयुक्त परिवार में साइज अगर बड़ा होगा तो वहाँ पर काम करने वाले कम होंगे, खाने वाले ज्यादा होंगे, नहीं काम करने वाले ज्यादा होंगे। तो एक व्यक्ति पर बर्डन बढ़ता है और उनकी जिम्मेवारी होती है कि अरे भैया है ना, चाचा है ना, ये है ना, वो है ना, बाकी लोग काम करना नहीं चाहेंगे, बैठ के गप मारेंगे, कोई काम नहीं, क्योंकि उनको भोजन पानी, जब व्यक्ति को भोजन पानी आसानी से मिल जाता है तो काम करना नहीं चाहता है, क्योंकि काम करने में मेहनत है। तो आज भी एज यू नो दैट इंडिया में परिवार का साइज क्या है? बहुत बड़ा हो गया है। और संयुक्त परिवार होने से बहुत लोग क्या हो गए? आलसी हो गए। वही वेस्टर्न कंट्री में पति पत्नी है, सारे लोग अपने को कमाना है, पति पत्नी दोनों ड्यूटी पे गए तो वहाँ इनकम बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ परिवार का मुखिया जो होता है सारा जिम्मेदारी उसी के पास होती है, कैसे परिवार को चलाना है, क्या कपड़ा लता, भोजन पानी, सब कुछ। बाकी लोग नहीं, खेलेंगे, बैठेंगे, गप मारेंगे। तो इंडिया में संयुक्त परिवार के साइज बड़ा होने से गरीबी बहुत देखने को मिल रहा है। उसी तरह से इलिटरेसी है। आज भी हमारे देश में लोग इलिटरेट है। इलिटरेट होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लोग बहुत हाई लेवल के नहीं सोचते हैं, होम सिकनेस होता है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता किसी शहर में गए,
लेकिन घर आना ज़्यादा चाहेंगे। होम सिकनेस है, वहाँ देखेंगे हमारा पड़ोसी है, घर द्वार परिवार है, तो उसी में लिपटे रहेंगे, वहीं से उनका ये है। तो निरक्षरता, और वहीं जब पढ़ लिख जाता है तो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए हाई लेवल पर कमाना पड़ता है, कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आज भी हमारे देश में लोग ट्रेडिशनल काम करते हैं, कोई उससे हट के काम नहीं करते। और जो ही निरक्षरता हमारे यहाँ समाप्त होगी, साक्षरता बढ़ेगी, तो लोग ट्रेडिशनल कामों को छोड़ेंगे और उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आज भी इंडिया जो है ट्रेडिशनल काम में लोग यहाँ लगे हुए हैं, इसीलिए गरीबी का कारण है। उसी से खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, आज भी हमारे लोगों का स्वास्थ्य कैसा है? बहुत खराब है। हम तमाम बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उसको हम दिखा नहीं पाते। हमारे पास रोग है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ मनी वी आर नॉट एबल टू गो डॉक्टर के पास हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पैसे का अभाव होता है। कई एक बीमारियों को ढोटे चलते हैं, वही बीमारी बड़ा होते जाता है। तो आज भी हमारे देश में क्या है? आपका खराब स्वास्थ्य है, कुपोषण है। जब व्यक्ति कुपोषित होता है तो उसका स्वास्थ्य खराब होगा। जाहिर है कि वो और एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में बहुत कम। तो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उत्पादन कम होता है। मजदूर लगेंगे क्या? बहुत ज्यादा। काम हो रहा है कम। कृषि के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा पाया जाता है। आज भी हमारे हिंदुस्तान में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। क्या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है? वैसे लोग जो काम पर लगे हुए हैं, लेकिन उनके रहने या न रहने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज, बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। तो आज भी हमारे देश में यही है कि हमारे देश में लोग देखने में काम पर लगे, लेकिन काम नहीं होता है। तो आज एक तो काम है कुपोषण के, हमारे यहाँ शिकार लोग हैं, कुपोषित लोग हैं, बीमार हो जाते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, और एक उनका खराब स्वास्थ्य है इसकी वजह से। और जिस देश में अगर देश को आगे बढ़ाना है तो वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। जिस देश के लोग हेल्दी होंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट आगे होगा, वो देश आगे जाएगा। और जिस देश में रोगियों की संख्या ज़्यादा होगी, वो देश कभी आगे नहीं जा सकता है। तो हमारे यहाँ रोगियों की संख्या बढ़ना है। बहुत ऐसे डिजीज है जो आज चैलेंज बने हुए, उसको हम लोग समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसका कॉस्टिंग इतना हाई है कि हम आप नहीं करा पा रहे हैं। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। महीना में 2 महीना पर 6 महीना पर पता चलता है कि 2 महीना 1 महीना 3 महीना दवा चल रहा है, रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है। तो ऐसी प्रोडक्टिविटी गिरती है। यही प्रोडक्टिविटी गिरेगी, उत्पादन कम होगा, उस वस्तु का डिमांड अधिक होगा, दाम अधिक हो जाएंगे, तो हाई लेवल के लोग उसको परचेज करेंगे। गरीबों के लिए महंगा हो जाएगा, उसके पॉकेट अलाउ नहीं करेगा। उसी तरह से बाल श्रमिक आज भी हमारे यहाँ, आज हमारे देश में बहुत दुख की बात है कि बाल श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। बाल श्रमिक जब देश में रहेंगे तो उसका शिक्षा से अटैचमेंट टूट जाएगा, वे शिक्षित नहीं होंगे, और जब शिक्षित नहीं होंगे तो क्या वो सोच सकते हैं। तो आज भी हमारे देश में बाल श्रमिक है। फैक्ट्री कारखानों में आप देखेंगे बाल श्रमिकों से, क्यों? क्योंकि कम मजदूरी देकर काम लिया जाता है। इसी वजह से हमारे यहाँ जो होनहार बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं, उसका स्टैंडर्ड नहीं पढ़ पाता है। इसलिए बाल श्रमिक गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। उसी तरह से असहायता, आज भी हमारे देश में लोग असहाय हैं, हेल्पलेस, वो दूसरे पर डिपेंडेंट है। कोई काम नहीं, दे दो राम दिला दो राम। मंदिर मस्जिद के किनारे बैठे हुए, वो काम करने लायक है, लेकिन हम लोग क्या है दूसरे पर। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे आश्रम बन रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे को उसके मम्मी पापा छोड़ दिए हैं, बाल आश्रम बन गया। तो असहाय लोग हैं, असहाय लोग हैं तो दया के पात्र हो जाते हैं। तो निर्धनता रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर एक्सपेंडिचर है लेकिन इनकम नहीं हो रहा है। आज भी हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के किनारे किनारे बहुत लोग ऐसे लोग बैठे रहते हैं दया, और यहाँ लोग भावुक होते हैं, भाव की वजह से कुछ ले देते हैं, उनका काम चल जाता है, बाकी वो सोच ही नहीं सकते हैं। उसी तरह से हमारे देश में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, डिफेक्टिव एजुकेशन पॉलिसी है। आज हमारे यहाँ बच्चे को मैथ से उसको एलर्जी है, लेकिन हम जोर से पढ़ाते हैं नहीं बेटा साइंस पढ़, इंजीनियरिंग में जा। ट्रेंड है कि लोग इंजीनियरिंग को फोकस करते हैं, मेडिकल को फोकस करते हैं, लेकिन और भी संभावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ देश दोषपूर्ण शिक्षा है, पड़ती है। सबको हम लोग एक तराजू से हटते हैं। हमारे देश में शिक्षा पद्धति होना चाहिए कि 10th के बाद इंटर में सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट उसमें होना चाहिए। अगर मानिए हम इंजीनियरिंग में जाना है तो ऐसी स्थिति में मैथ साइंस में हमारा उसी इंटरेस्ट टेस्ट होना चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ कॉलेज स्कूल खुल रहा है, कोई को भी हम लोग ले लेते हैं डिग्री देने, लेकिन डिग्री से काम नहीं चल रहा, यही आगे चल के लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ का डिफेक्टिव एजुकेशन प्रणाली है, और उस एजुकेशन प्रणाली की वजह से हमारे यहाँ निर्धनता बढ़ रही है। लड़का बीटेक एमटेक कर लिया लेकिन व्यवहारिक उसका नॉलेज कुछ नहीं है। लोग एमए पीएचडी कर लिए लेकिन व्यवहारिक नॉलेज नहीं है। डिग्री हो रहा है लेकिन दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। तो हमारे देश में शिक्षा प्रणाली और हाई लेवल की होनी चाहिए। जिस देश में शिक्षा प्रणाली हाई लेवल की होगी उस देश में निर्धनता नहीं रहेगा।
कहीं भी वो बच्चा रहेगा बहुत अच्छा काम कर सकता है, आइडिया आता है, वो कुछ इन्वेंशन कर सकता है, सोच सकता है, लोगों को खटा सकता है। लेकिन यहाँ तो शिक्षा नहीं है, केवल डिग्री ही है, इसलिए भी हमारे देश में प्रॉब्लम है। तो आज मैं बताना चाहूंगा, इस चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चैलेंज। तो चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, जिसका हम लोग क्या करते हैं, समस्या का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन समस्या पुनः हमारे साथ आ जाती है, वो हटने का नाम लेती है, इसी को हम चैलेंज कहते हैं। तो निर्धनता भी एक चैलेंज है, जैसे आतंकवाद एक चैलेंज है, कैंसर एक चैलेंज है, एड्स एक चैलेंज है, कोविड अभी चैलेंज बना हुआ है, उसी तरह से निर्धनता भी हमारे यहाँ एक चैलेंज है। सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, अगले पार्ट वॉल्यूम 2 में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सरकार इसके लिए क्या कर रहे हैं। बस आज इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। वॉल्यूम 2 में हम लोग मिलेंगे इसके साथ। थैंक यू।